ज़्यादातर जो लोग हैं वो डूबने के बाद उनको मछलियाँ खा जाती हैं, समंदर बुर्द हो जाते हैं, उनका दोबारा वापस नामो निशान नहीं मिलता, उनका पता ही नहीं चलता वो कहाँ पे हैं, किधर हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद उस्मान एक नई वीडियो के साथ। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको सबसे ख़तरनाक डंकी के बारे में बताऊँगा जो कि लीबिया से और ट्यूनिस से बाई शिप आई जाती है। कैसी होती है, उसमें कितना ख़तरा होता है, आया वह पहुंचती भी है कि नहीं, इसके बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। वीडियो पूरी देखें। अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलें और चैनल सब्सक्राइब करके घंटी वाला नोटिफिकेशन वाला बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड किया करूं आपको सबसे पहले मिला करे। तो चलते हैं दोस्तों अपनी वीडियो की तरफ। लीबिया और ट्यूनिस शुमाली अफ्रीका के दो ममालिक हैं और तेल की दौलत से माला माल हैं। इन ममालिक में तेल बहुत ज़्यादा है, मगर हुक्मरानों की करप्शन की वजह से, एलीट क्लास की करप्शन की वजह से, गवर्नमेंट की करप्शन की वजह से ये ममालिक गरीब हैं। इन ममालिक में खाना जंगी इस वक्त छिड़ी हुई है। इन ममालिक का जो है एक बहुत बड़ा हिस्सा मगरबी साइड से जो है वो मिलता है यूरोप से, यानी समंदर से मिलता है, फिर वो समंदर जाके यूरोप से मिलता है। जो सबसे करीबी मुल्क यूरोप का लीबिया से कनेक्ट करता है वो है माल्टा। लीबिया और माल्टा के दरमियान का जो फासला है समंदर के अंदर वो कम से कम 500 किलोमीटर के लगभग है। इसके अलावा ट्यूनिस से नज़दीक तरीन जो है वो सिसली, जो इटली का इलाका है, नज़दीक तरीन उसका लगता है समंदर के साथ। जो यहाँ से गेमें जाती हैं उनके लिए होती हैं इस्तेमाल शिपें, या बड़ी कश्तियाँ इस्तेमाल होती हैं इंजन वाली। उनके डेक्स होते हैं, एक डेक दूसरा डेक। तो उनकी हालत सबसे पहले क्या होती है और उन पे उनके ऊपर जो मुसाफिरों की तादाद होती है वो आपको नज़र आ रही होगी साइड पे, और आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि भाई इस पे सफ़र करना कितना ख़तरनाक है। अब ये कश्तियाँ हासिल कहाँ से की जाती हैं? ये वो कश्तियाँ होती हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से या फिर मछेरों की तरफ से एक्सपायर हो चुकी होती हैं, इनके लाइफ एक्सपायर हो चुकी होती है, यानी ये कबाड़ होता है। ये जाके वो छोड़ देते हैं शिप ब्रेकिंग यार्ड पे, जहाँ पे इनको तोड़ा जाता है, तोड़ के फिर दोबारा जो है वो लोहा जो है वो किसी काम में लाया जाता है, इसी तरह इंजन और कामों में लाया जाता है। तो ये शिप ब्रेकिंग यार्ड तकरीबन हर जगह पे मौजूद होता है। पाकिस्तान में कराची में एक शिप ब्रेकिंग है, वहाँ पे जो एक्सपायर जहाज़ होते हैं, एक्सपायर बड़ी बोटें होती हैं फ़िशिंग के लिए या किसी तरह की भी, उनको ला के वहाँ पर तोड़ा जाता है। ये जो एजेंट होते हैं जो वहाँ पर बैठे हुए होते हैं, ये क्या करते हैं, वहाँ शिप ब्रेकिंग यार्ड पे जाते हैं, या फिर जो नीलामी हो रही होती है ऐसी चीज़ों की, तो ये उस मालिक से जो है वो बिल्कुल कौड़ी के दामों में वो ख़रीद लेते हैं। हम फ़र्ज़ करते हैं 10,000 यूरो लगा के वो एक शिप ख़रीद लेते हैं और उसमें थोड़ी बहुत मेंटेनेंस करवाते हैं, यानी कि नए फट्टे लगवा लेंगे क्योंकि वो शिप तो ऑलरेडी ख़त्म है। उसमें इंजन का काम करवाएंगे और भी थोड़ी बहुत जो मेंटेनेंस, ताकि ये समंदर के ऊपर थोड़ा बहुत चलने के काबिल हो जाए। उसके बाद अगला मरहला ये आता है, क्योंकि लोग तो इनके पास ऑलरेडी बुकड होते हैं, तो इनको लोगों का जो मुसाफिरों का है उनका मसला नहीं होता। अरब से वैसे भी लीबिया से लोग भाग रहे हैं क्योंकि वहाँ पे खाना जंगी है, और इसके अलावा ट्यूनिस से भी लोग भाग रहे हैं क्योंकि वहाँ पे भी जो है गुर्बत और खाना जंगी तकरीबन छिड़ी हुई है गवर्नमेंट और बागियों के दरमियान। तो इस तरह लोग जो है वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा बाकी ममालिक से भी आते हैं, पाकिस्तान से भी काफ़ी लोग जो है वो लीबिया जाते हैं, तो बंदों की कमी उनके पास नहीं होती। अब क्या करते हैं, जो मुसाफिर होते हैं उनमें से एक बंदा जो किसी हद तक पढ़ा लिखा होता है, जो किसी हद तक समझता है चीज़ों को, तो उसको वो तो 2 दिन 3 दिन या एक हफ़्ता जो है वो ट्रेनिंग देते हैं बोट चलाने की, कि ऐसे ये स्टार्ट होती है, ऐसे इसको मोड़ा जाता है, इस तरह जो है वो इसके सारे फंक्शन काम करते हैं। इसके बाद उनको एक कंपस दी जाती है और उस कंपस पे साथ में एक नक्शा दे दिया जाता है कि भाई तुमने कंपस जो है वो इस साइड पर रखनी है और चलाते जाना है। यानी कि कोई प्रोफेशनल जो ड्राइवर होता है, ये चलाने वाला होता है, कश्ती वाला कप्तान, वो नहीं जो है वो कोई बंदा हायर ऐसा नहीं किया जाता। अब उस मुसाफिर को ये सिर्फ प्रॉफिट दिया जाता है कि उसको फ्री में जो है वो लॉन्च का ड्राइवर बना देते हैं। तो 3 दिन का 4 दिन का ड्राइवर होता है जो लोगों को ले के चल पड़ता है यूरोप की तरफ, और कम से कम 500 किलोमीटर और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 900 1000 किलोमीटर तक ये सफ़र जा सकता है। अब ये क्यों ऐसे होता है? क्योंकि
समंदर जो है, समंदर में डायरेक्शन का कोई सिस्टम नहीं होता। समंदर में चारों तरफ पानी होता है और ऊपर से ये अनट्रेंड बंदे होते हैं। ऊपर से इनके पास इक्विपमेंट कोई नहीं होता, ना इनके पास रडार होता है, ना इनके पास रेडियो होता है। एक बंदा है 3 दिन 4 दिन, उसको अगर ड्राइविंग भी आप मोटरसाइकिल के भी सिखाने की कोशिश करें तो वो थोड़ा बहुत तो चलाने के काबिल हो जाएगा, लेकिन उसका मास्टर नहीं बन सकता। पहले से कबाड़, ऊपर से 150-200 बंदा उसमें ओवरलोड उसको कर देंगे। तो अब ये जो मिशन है, इसमें अगर एजेंट का नुकसान होता है वो सिर्फ इस सूरत में हो सकता है कि वो कश्ती लीबिया की जो शोर्स हैं, लीबिया का जो समंदर है, उसमें उतरते ही इंटरनेशनल पानी में जाने से पहले लीबिया में ही पकड़ ली जाए तो लीबियन पुलिस जो है वो लोगों को वापस ले जाएगी, लीबियन नेवी जो है वो वापस ले जाएगी लीबिया में। तो इस तरह जो है वो उन एजेंटों का नुकसान होगा, उनकी जो बोट है वो जब्त कर ली जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा ये नुकसान हो सकता है उनका। मगर अगर वो लीबिया का समंदर क्रॉस करके अगर चली जाती है इंटरनेशनल पानी में, तो इंटरनेशनल पानी में कोई कानून किसी पे लागू नहीं होता, तो इंटरनेशनल पानी में उसको सफ़र करने के लिए वो आज़ाद होती है। तो उनकी ज़्यादातर कोशिश होती है कि जो नेवी वाले वहाँ पे अफसर हैं वो भी करप्ट हैं, तो उनको अपने साथ मिला के ताकि कश्ती को जल्द अज जल्द जो है वो इंटरनेशनल पानी में छोड़ दिया जाए। जो खुराक होती है मुसाफिरों के पास, वो सिर्फ़ एक एक या दो दो बोतलें दी जाती हैं छोटी छोटी पानी की, और थोड़ा सा जो है वो खाना दिया जाता है। ये सफ़र होता है कम से कम 8 से 15 दिन का। वो कैसे? ये आप ओवरलोड तो पहले देख चुके हैं कितनी कश्ती होती है, ऊपर से इंजन इसका कमज़ोर होता है, ऊपर से ये कश्ती ख़ुद भी कमज़ोर होती है। तो इसकी ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड 1 घंटे में 5 किलोमीटर फ़ी घंटा से ऊपर नहीं जाती, 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर। और अगर हम फ़र्ज़ करते हैं कि रास्ता जो है वो 500 किलोमीटर का है, तो कम अज़ कम इसको जो 50 किलोमीटर दिन में करती है, इसी तरह 100 किलोमीटर 2 दिन में कर लेगी, तो 10 दिन इसको 500 किलोमीटर तय करने में लगेंगे। और अगर वो सीधे सीधे चलते रहे, जो मेरा दोस्त है जिसे मैंने इन्फॉर्मेशन ली है, उसने कहा था कि हम लोगों को 16 दिन लगे थे इटली पहुंचने में। इस कश्ती में होते हैं 2 डेक, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, यानी एक तहखाना होता है इंजन के पास, और एक होता है ऊपर जो बिल्कुल ओपन होता है। तो ओपन वाला जो डेक है, इस पे ये होता है कि लोग थोड़ा बहुत मूव कर लेते हैं, लेकिन इस पे समंदर की नमी यानी नमकियात वाली नमक वाली जो है वो हवा, और ऊपर से जो है वो धूप जब लगती है, तो 12 दिन या 14 दिन वो लगातार जब धूप में रहते हैं, तो उससे क्या होता है उनकी स्किन जो है वो तकरीबन सारी की सारी जल जाती है। जब वो उतरते हैं इटली में या फिर किसी भी यूरोप वाली जगह पे, अगर किस्मत उनका साथ दे जाए, तो ज़्यादातर जो है वो महीनों लग जाते हैं उनको रिकवर होने में, उनकी जल्द और उनकी जो सेहत होती है वो रिकवर होने में। और शिप के जो नीचे होते हैं, जो नीचे तहखाने वाली जगह में होते हैं, उनके लिए जो जहाँ पे बैठा हुआ है वो वहाँ से हिल नहीं सकता, और बहुत मुश्किल से लोग एडजस्ट करते हैं। अब इसका ख़र्चा कितना होता है? ये एजेंट लेते हैं, अगर 200 बंदा है तो सबसे 1000 यूरो लेते हैं, या फिर 800-900 यूरो में इनकी तकरीबन डील होती है। क्योंकि जब एक दफ़ा ये कश्ती निकल गई इंटरनेशनल पानी में, तो इसके वापस आने के चांसेस ख़त्म। अब ये बंदे या डूबेंगे या फिर पार चढ़ेंगे, इनकी अपनी किस्मत है। तो जब ये इंटरनेशनल पानी में चली जाती है तो एजेंटों के जो है वो पैसे जाते हैं, उनको सारे के सारे बच जाते हैं। तो वो ये रिस्क ले लेते हैं कि अगर उनकी 10 में से 9 कश्तियाँ भी अगर पकड़ी जाती हैं, जो शिप हैं वो पकड़े जाते हैं, तो एक फिर भी पहुंच जाता है, तो वो फिर भी फ़ायदे में रहते हैं। उनको इंसान की ज़िंदगी से गर्ज़ नहीं है, उनको अपने पैसों से गर्ज़ है। मेरा जो दोस्त था जिसने मुझे बताया है, वो कहता है कि हमारी जो कश्ती थी उसका इंजन जो है उसमें से पेट्रोल लीक करना शुरू कर दिया। जितना पेट्रोल उन्होंने दिया था या डीज़ल दिया था उन्होंने, वो लीक होना शुरू हो गया, और उसकी वजह से वो ख़त्म हो गया। और कहता है 2 दिन हम लोग जो है वो हवा के ज़ोर पे चलते रहे, कभी हवा कश्ती को किस साइड पे ले जाती थी, कभी किस साइड पे ले जाती थी। तो कहता है उस वक्त जो हमारे जो जहन थे वो यही थे कि भाई अभी हम समंदर में मर जाएंगे। लेकिन खुशकिस्मती से 2 दिन बाद एक जहाज़ जो है वो करीब से गुज़रा है, उसके कप्तान ने कुदरती तौर पे इनको देख लिया, क्योंकि कश्ती बंद थी और वो सिर्फ हवा के अचकोलों पे चल रही थी। तो उसने समझा शायद ये ख़राब है, इसके मुसाफिर मर ना रहे हों, इसलिए उसने अपना जहाज़ जो है वो बड़ा जहाज़, तजारती जहाज़ जो है वो रोका है। उसको मोड़ के जब इनको आके देखा है उसने, तो इन लोगों ने बताया कि हम लोग तो इस तरह डंकी लगा रहे हैं, इस तरह कश्ती पे जा रहे हैं यूरोप की तरफ। तो उसने बताया कि आप लोगों को हवा जो है वो मुखालफ सिमत में ले गई है, इटली की तरफ नहीं लेके गई। अब यहाँ से फिर आपका 4 दिन का सफ़र है दोबारा से जाने का इटली की तरफ।
खैर उस बंदे ने इनकी हेल्प की है और इनका इंजन वगैरह ठीक करके दे दिया, जो इनकी बहुत बड़ी खुशकिस्मती थी। वरना 2 दिन 3 दिन अगर मज़ीद, क्योंकि समंदर इतना बड़ा होता है कि इसमें दूर तक एक बड़ा जहाज़ भी देखना जो है मुमकिन नहीं होता। 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर जो बंदे की आंखों की नज़र है जहाँ तक देख सकती है, उससे आगे जो है वो, क्योंकि इनके पास इक्विपमेंट नहीं होता और ये किसी से रब्ता भी नहीं कर सकते। तो ये सबसे ख़तरनाक जो है वो रस्तों में से एक माना जाता है। इसमें जो सालाना अंदाज़ा लगाया जाता है कि 20,000 के करीब जो है समंदर में लोग डूबते हैं। उनके अपने अंदाजे हैं, एक्चुअल जो नंबर हैं वो बहुत ज़्यादा ऐसे ऊपर हो सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर कश्तियाँ और ज़्यादातर जो लोग हैं वो डूबने के बाद उनको मछलियाँ खा जाती हैं, समंदर बुर्द हो जाते हैं, उनका दोबारा वापस नामो निशान नहीं मिलता, उनका पता ही नहीं चलता वो कहाँ पे हैं, किधर हैं। तो उनका पीछे ट्रेस करने वाला भी कोई नहीं होता, कोई रिपोर्ट करने वाला नहीं होता। तो ये नंबर जो है, ये 20,000 जो है ये गवर्नमेंट के नंबर हैं। हो सकता है ये 30,000 हो, 40,000 हो, 35,000 हो। तो ये सबसे ख़तरनाक रस्तों में से एक ख़तरनाक डंकी ये है लीबिया की, और सबसे ख़तरनाक मेरे ख़्याल में यही है। तो अगर किसी भाई को कोई ऑफ़र करता है कि लीबिया की तरफ से, ट्यूनिस की तरफ से आप लोगों को समंदर वाली डंकी लगाएंगे, तो प्लीज़ उसकी बातों में मत आएँ। ये बिल्कुल मौत का खेल है, इसमें 25% चांसेस भी पहुंचने के नहीं होते। अपनी ज़िंदगी से मत खेलें। आखिर में अच्छी बात, इशफाक अहमद साहब फरमाते हैं कि हमें कभी कभी तन्हाई में बैठ के अपने अल्लाह से रब्ता करना चाहिए और अल्लाह से कहना चाहिए, या अल्लाह मैं बहुत कमज़ोर हूँ, या अल्लाह मैं बहुत गुनाहगार हूँ, अब आप ही हैं जो मुझे माफ़ कर सकते हैं। आप मुझे तोड़ मोड़ के, आप मुझे किसी भी तरीके से बस अपने रास्ते पे लगा दें। तो हमें भी तन्हाई में बैठ के कभी कभी अल्लाह से रब्ता करना चाहिए। अपना ख्याल रखें, अपने दोस्तों का ख्याल रखें। अल्लाह आपको आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।